हमने इतनी जॉब अप्लाई करके देख ली, 100+ जॉब्स को हम डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, रेफरेंसेस भी हैं इधर उधर, सब दोस्तों को फ़ोन घुमा के देख लिया, रेज्यूमे को भी बार बार चेंज करके देख लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन को भी रीड करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं से जॉब की कॉल नहीं आ रही है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोगों के पास लाइसेंस है, हमारे पास भी लाइसेंस है, सबको जॉब फट से मिल रही है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रही है? अगर यही सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत शर्मा, रजिस्टर्ड नर्स बेस्ड इन ओंटारियो। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं एक इंटरनेशनल नर्स थी। जब मैं यहाँ पे आई, मैं जो स्टडी वीज़ा था उसके ऊपर आई थी। तो स्टडी के बाद मैंने आरएन का एग्ज़ाम पास किया। पहले मैं आरपीएन थी, फिर मैंने आरएन का एग्ज़ाम पास किया। ऑस्क का भी एग्ज़ाम मैंने पास किया था, ऑस्क की। तो मेरी जर्नी थी आरपीएन, ऑस्की, आरएन, और उसके बाद एडीओसी, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ केयर, जो भी मेरा करंट रोल है। तो मैं लॉन्ग टर्म केयर होम में ही मैंने स्टार्टिंग से जॉब की है, और उसके बारे में ही मुझे अच्छे से पता है कि ये सब सेक्टर में कैसे चीज़ें होती हैं, और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में। अब इसमें कोई मैं दावा नहीं कर रही कि मैं आपको वही जॉब दिलवाऊंगी जो आपको चाहिए, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं आपके लिए पाथ क्रिएट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपनी ड्रीम जॉब को कैसे पा सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि कनाडा में नर्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ओंटारियो में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीएनओ हमारी ज्यूरिसडिक्शन बॉडी है, उससे आपका लाइसेंस आना चाहिए। अगर आप अल्बर्टा में है तो वहाँ की जो ज्यूरिसडिक्शन बॉडी है उनके साथ आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो किसी भी प्रोविंस में, किसी भी टेरिटरी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी है उससे आपको लाइसेंस इशू होता है, तभी आप अपने आप को नर्स कह सकते हैं, तभी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे नर्सिंग की जॉब करने के लिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप नर्सिंग प्रैक्टिस कनाडा में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो शायद बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे हैं उनको पता होगा। लेकिन लाइसेंस आ गया, एंक्लेक्स का एग्जाम भी क्लियर हो गया, हमारे सामने सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं है। वहां कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है वो जॉब को लेने के लिए? आपको ध्यान में रखना है, जिस फील्ड में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म केयर में कर रहे हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में कर रहे हैं, या फिर किसी क्लिनिक में कर रहे हैं, वहाँ की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, वहाँ की जो जॉब वहाँ पे पोस्ट की हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में वर्कलोड काफ़ी डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म केयर में कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, क्लिनिक में कर रहे हैं तो एकदम से अलग है। अब जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन तो होगी। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, जॉब पोस्टिंग देखते हैं, वहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो आपके, अगर आपके रेज्यूमे में नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपके रेज्यूमे को सिलेक्ट करेंगे। अब जो स्किल्स उनको चाहिए आपके रेज्यूमे में, आपको वही मेंशन करने हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आईवी लगाना नहीं आता, लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को कि मुझे आईवी के बारे में सब पता है, मैं सर्टिफाइड हूं, तो आप जॉब ले रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत गलत चीज़ है। आप किसी को भी फेक डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर खुद को हायर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को सेल करना है, जो आपके पास है वही आपको प्रेजेंट करना है। रेज्यूमे जो है वो एक जस्ट ब्रिज है अपने खुद के क्रेडेंशियल्स को एम्प्लॉयर की तरफ भेजने का, एक एम्प्लॉयर को, एक इंटरव्यूअर को दिखाने का कि जो वो चाहते हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास है। अगर आपका रेज्यूमे एक बार सिलेक्ट हो गया, आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो इंटरव्यू में आप खुद अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपके पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं। ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं आप, जो जो चीज़ें उनको चाहिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए। क्योंकि कोई भी जॉब अगर आप करना चाहते हैं, ये सिर्फ वन वे प्रोसेस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को ही आप चाहिए, आपको भी वो जॉब चाहिए, आप भी उसमें सेटिस्फाई रहना चाहते हैं, आप भी उसमें हैप्पी फील करना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आपका होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से होता है। और इंटरव्यू जो होती है वो टू वे प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनको आंसर देंगे, लेकिन आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे, या आंसर्स के साथ आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे। लेकिन जो रेज्यूमे है वो वन वे है, सिर्फ रेज्यूमे आप सेंड कर रहे हैं, वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा अब आपके रेज्यूमे के ऊपर बेस करता है। तो रेज्यूमे को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स को, की वर्ड्स को देखिए, क्या उनको वुंड केयर नर्स चाहिए, क्या उनको फुट केयर नर्स चाहिए, क्या उनको इंट्रावीनस थेरेपी के लिए नर्स चाहिए, क्या उनको कॉस्मेटिक नर्स चाहिए। ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पिक करने हैं, और उनके ऊपर ही आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करना है। अगर तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके क्रेडेंशियल्स के साथ मैच करती है तो आप
वही तरीके से में उनको मेंशन कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास वो सब चीजें नहीं है जो उनको चाहिए, तो या तो वो चीजें आप गेन कीजिए, आपके पास उनका एक्सपीरियंस है चाहे नहीं, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो समटाइम्स वो तब भी आपको हायर कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन उनको चाहिए वो है। तो दो चीजें हैं, या तो फिर जॉब के डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर अपनी जो क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव कर लीजिए, या जो खुद के स्किल्स हैं उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। अब जिन लोगों की लॉन्ग टर्म केयर होम की बैकग्राउंड है वो बहुत रेयरली हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो इट्स अ बिग डिसीजन, उनको बहुत पीछे एक रैशनल छुपा होता है जिसकी वजह से वो सेक्टर टू सेक्टर मूव करते हैं। सेम हॉस्पिटल नर्सेज के लिए है, जो नर्सेज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल्स में काम करती हैं वो उनको लॉन्ग टर्म में एकदम से स्विच करना बहुत ही एक ऐसा टास्क है जिसको करने के लिए काफ़ी आपकी जो माइंड है उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि बहुत ही दोनों अलग से बहुत सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपका वर्कलोड हॉस्पिटल में बिल्कुल डिफरेंट होता है, हॉस्पिटल और लॉन्ग टर्म केयर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। हॉस्पिटल में जो है क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपके पास स्टेबलाइज क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन उनकी नहीं होती है, लॉन्ग टर्म उनको हेल्प चाहिए होती है नर्सिंग स्टाफ की, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की, नर्सेज की, अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को करने के लिए। तो इस बेसिस के ऊपर आपके पास आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, और अगर मान लीजिए आपको आईवी थेरेपी करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं करना है, तो आपको हॉस्पिटल में अप्लाई करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म केयर में तो 100 केसेस में एक ऐसा केस होता है जिसको आईवी थेरेपी की जरूरत पड़ती है, वो भी बाहर से कम्युनिटी नर्स आती है, या एक आधा केस जो उनका होता है वो किसी से अरेंज करवा लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है और अब आप लॉन्ग टर्म में किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, आप आरपीएन हैं, आप आरएन बनना चाहते हैं, आपके पास लाइसेंस है, लेकिन अब खुद को सेल कैसे करना है, तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे कदम रखा हुआ है, आपको लोग जानते हैं, आपके रेफरल्स हैं इनसाइड, आपकी रेफरेंस कोई देने के लिए रेडी, आपका सुपरवाइज हो सकता है वो सही सेम ही डायरेक्टर हो जो आपको आरपीएन से आरएन में हेल्प कर दे। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी और मैनेजरियल लेवल पे जाना चाहते हैं, कोई लीडरशिप की पोजीशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कीजिए। जो लीडरशिप और मैनेजमेंट का कोर्स है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करें, कुछ ऐसे कोचिंग स्टाइल्स, मेंटरशिप के स्टाइल्स के बारे में लर्न करें जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स होती हैं, वो उनको गाइड करती हैं कि वो अपने करियर में, अपनी जो फील्ड में, मतलब नर्सिंग के फील्ड में, वो आपको कैसे आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सके, इनहेंस कैसे कर सके आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो वो स्किल्स आपके इनहेंस करने के लिए लीडर्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसी जॉब पे जाने के लिए आपको खुद को दिखाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि आपके खुद में वो सब चीजें हैं, आप अपनी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका कोचिंग स्टाइल, आपका मेंटरशिप स्टाइल, वही जो चीजें मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताई हैं। तो ये सब चीजें अगर आपके ध्यान में है तो आप रेज्यूमे को बिल्ड कीजिए और फिर रेज्यूमे में चेंजेस करके फिर अप्लाई कीजिए। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग लिख दिया और 1-2 कोर्सेज जो यहाँ पे कीजिए बस उसको लिख दिया, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रेज्यूमे को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें सबसे एडवांस, जो आपकी रिसेंट है वो कीजिए, जो अभी अभी की है, उसके बाद नीचे वो मेंशन कीजिए जो उससे पहले किया है। सेम आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपका गैप भी है, तब भी आपको उतने गैप में आपने क्या लर्न किया, डिफरेंट कोर्सेज कौन से पिक किए हैं, कौन से कोर्सेज में आप इनरोल हैं, उनके बारे में मेंशन जरूर कीजिए, बिकॉज आप शो करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मैं जो चीज़ें अब तक मैंने सीखी हैं उनको आगे पास ऑन करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, जो भी मेरे पास स्किल्स है मैं आगे वो ही अपने स्टाफ को टीच करना चाहती हूँ। अगर लीडरशिप मैनेजमेंट रोल में आप जा रहे हैं, अगर बेसिक नर्सिंग स्किल्स आपके पास है, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके पास जॉब की बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप अपने रेज्यूमे के ऊपर काम कीजिए, अपने रेज्यूमे को दोबारा से एक बार देखिए, क्या वो वाकई कैनेडियन स्टाइल में है, वही अपना इंडियन रेज्यूमे तो नहीं उठा के आपने जॉब्स अप्लाई कर दी, क्योंकि थोड़ा फ़र्क है। वहाँ हमारे रेज्यूमे बहुत कम चेक होते हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप अपनी इंटर्नशिप होती है, आपके हॉस्पिटल के जो इंटर्नशिप के आवर्स होते हैं, फिर आपको वहीं जॉब मिल जाती है, हमारे लिंक्स होते हैं। लेकिन कनाडा हमारी कंट्री नहीं है, ये एक फॉरेन लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा, एक हेल्थ केयर सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके ऊपर थोड़ा हमें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जॉब के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। और वैसे भी आपको आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी, उतने में आप क्या कर रहे हैं, जब जस्ट बैठना नहीं है, अगर जॉब अभी नहीं भी मिला है तो आज के दिन को भी
वेस्ट मत करें। बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, CLRI वेबसाइट पे बहुत फ्री कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाकर आप अपनी एनर्जी को यूज़ करके अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे में शो कर सकते हैं कि इतने टाइम में आपको ये सब चीज़ें करके अपनी स्किल्स को बढ़ाने में चांस मिला है। और बी ओपन, जितने भी आपको क्वेश्चंस रेज्यूमे के हिसाब से वो पूछेंगे उनके आपके पास आंसर होंगे, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आई एम स्टार्टिंग माय जॉब, मुझे अभी कुछ इसके बारे में नहीं पता है, मैं अपने करियर फील्ड में भी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे कोई अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मुझे कोई अच्छा बताने वाला होगा तो आई एम श्योर कि मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और मैं साबित कर सकती हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करिए प्लीज़। और सीरीज़ में हम बातें करेंगे, ये सीरीज़ नंबर 1 है, तो सीरीज़ नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपने करियर में ग्रो करने के लिए, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म केयर से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल से लॉन्ग टर्म केयर में जाना चाहते हैं, सीरीज़ नंबर 3 होगी, 4 होगी, जिसमें हम बातें करेंगे कि इंटरव्यू और कौन सी चीज़ें आपके अंदर देखते हैं जब वो आपको हायर करना चाहते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए। ठीक है, फिर हम उसके बाद चीज़ें दूसरी तरफ थोड़ी सी लेकर जाएंगे कि आपको इन्हेंसमेंट्स कैसे करनी है अपनी स्किल्स के अंदर। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हैं तो और आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशलिटी कैसे कर सकते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीरीज़ में बातें करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अपने रेज्यूमे को उठाइए और ट्राई कीजिए। मुझे किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि मुझे लगता है कि अब RNs को, RPNs को जॉब मिलनी मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सही सोर्स होना चाहिए आपके पास। इंडीड पे अप्लाई करें, लिंक्डइन पे जाएं, देखें, प्रोफाइल बनाएं। तो अगर आपका होमवर्क अच्छा चल रहा है ना, तो आई एम श्योर आपके रेज्यूमे को कोई देखेगा, इम्प्रेस होगा और आपको एक फ़ोन कॉल तो आ ही जाएगी। अब फ़ोन कॉल में किसी को कैसे इम्प्रेस करना है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको सीरीज़ नंबर 4, 5, 6 ऐसे सब चीज़ों में बताती रहूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने बोल दिया 2 में मैं ये करूँगी, 3 में मैं वो करूँगी। मैंने एक अच्छा प्लान बनाना है कि सीरीज़ नंबर 2 में मैंने इस चीज़ की बारे में आपको बताना है, 3 में इसके बारे में बताना है, लेकिन वो प्लान शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कमेंट में मुझे कोई एकदम से कोई पूछ लेता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, तो मैं उसको नेक्स्ट सीरीज में डाल सकती हूँ। लेकिन जितनी भी सीरीज अब आने वाली हैं 10-12, तो एटलीस्ट कम से कम उनमें हम सिर्फ जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में, हायरिंग प्रोसेस के बारे में, और कैसे अपने आप को सेल करना है अच्छे से जॉब में जाने के लिए, उन सब चीज़ों की ही बात करेंगे। तो हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो जॉब या हायरिंग प्रोसेस ही रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।